सालों तक पोलैंड को बताया गया कि वह गलती कर रहा था, कि बदलाव का विरोध करने से उल्टा असर होगा, कि ब्रुसेल्स की भव्य योजना को ठुकराने से देश अलग थलग पड़ जाएगा, कि आखिर में किसी न किसी तरह पोलैंड को झुकना होगा, ढलना होगा, अधीन होना होगा। पोलैंड नहीं झुका। उसने यूरोपीय संघ के प्रवासी स्थानांतरण कोटे को अस्वीकार कर दिया। उसने यूरोपीय न्यायालय की अवहेलना की। उसने अपनी पूर्वी सीमा पर 126 किलोमीटर की स्टील की दीवार बनाई। और जब ब्रुसेल्स ने मुकदमे भेजे, जब प्रेस ने आक्रोश भेजा, जब आधे यूरोप ने वार्सो को क्रूर, पिछड़ा, मध्ययुगीन कहने के लिए कतार लगा दी, पोलैंड डटा रहा। उन्होंने कहा था कि इसका उल्टा असर होगा। उन्होंने कहा कि देश को पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पोलैंड आखिरकार जर्मनी जैसा दिखेगा, स्वीडन जैसा, ब्रिटेन जैसा। वे पूरी तरह गलत थे, क्योंकि 2026 तक, और यह वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर बड़े न्यूज रूम अनदेखा करते हैं, पोलैंड यूरोप के अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है, जो उस तरह के बड़े पैमाने पर प्रवासन से अछूता है, जिसने इसके आसपास के हर देश को नया आकार दिया है। इसकी मुस्लिम आबादी कुल का लगभग 0.1% है। इसकी सड़कों पर पूरे यूरोपीय संघ में हिंसक अपराध की सबसे कम दरें दिखती हैं। इस्लामी हमलों के लिए इसका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स स्कोर एकदम साफ 0 है। और नवंबर 2025 में 1 दशक की धमकियों, मुकदमों और सार्वजनिक बदनामी के अभियानों के बाद ब्रुसेल्स अंततः झुका। उसने आधिकारिक तौर पर पोलैंड को उस स्थानांतरण तंत्र से छूट दी जिसे वह वर्षों से वार्सो पर थोपने की कोशिश कर रहा था। यह इस बात की कहानी है कि यह कैसे हुआ। कैसे लगभग 3.8 करोड़ लोगों के देश ने यूरोपीय मशीन को नहीं कहा और उसे कायम रखा। और क्यों बाकी यूरोप बहुत खामोशी से यह पूछने लगा है कि क्या पोलैंड हमेशा से सही था। यह समझने के लिए कि पोलैंड यहां कैसे पहुंचा, हमें 2015 पर वापस जाना होगा। वह साल जब यूरोप झुक गया। 10 लाख से अधिक लोग सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से महाद्वीप में दाखिल हुए। जर्मनी ने अपनी सीमाएं खोलीं। स्वीडन ने अपना बटुआ खोला। यूरोपीय आयोग ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था, एक अनिवार्य स्थानांतरण योजना। हर यूरोपीय संघ सदस्य देश को एक कोटा आवंटित किया जाएगा। आपको अपना हिस्सा लेना होगा, चाहे आप चाहें या नहीं। पोलैंड का शुरुआती कोटा लगभग 6,200 लोग। बर्लिन और ब्रुसेल्स के दबाव में निवर्तमान केंद्रवादी सरकार संख्या पर सहमत हो गई। कागजों पर कुछ भी वास्तव में नहीं हिला था। फिर चुनाव हुए। अक्टूबर 2015 में पोलैंड के मतदाताओं ने लॉ एंड जस्टिस, एक ऐसी पार्टी जिसने स्पष्ट शब्दों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम प्रवासन के खिलाफ अभियान चलाया था, को भारी जीत दिलाई। उस नवंबर पेरिस में हुए हमलों ने माहौल को और कड़ा कर दिया। उस समय के चुनावों में मुस्लिम शरणार्थियों को स्वीकार करने के सार्वजनिक विरोध को लगभग 70% बताया गया, भले ही इसे यूरोपीय संघ के निरंतर वित्त पोषण की कीमत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वार्सो नहीं झुका। इस योजना के तहत पोलैंड में स्थानांतरित प्रवासियों की वास्तविक संख्या 0, न मुट्ठी भर, न कुछ नाममात्र के 0। यूरोपीय संसद के सदस्य डोमिनिक टार्चिन्स्की बाद में ब्रिटिश टेलीविजन पर खुलकर कहेंगे, पोलैंड ने उनके सटीक शब्दों में 0 अवैध मुस्लिम प्रवासियों को लिया था और यह नीति जानबूझकर थी। कोई दुर्घटना नहीं, कोई नौकरशाही देरी नहीं, एक राष्ट्रीय विकल्प जिसे एक लोकतांत्रिक जनादेश का समर्थन प्राप्त था, जिससे बाकी यूरोप बहस करना नहीं जानते थे। और यहीं पर कहानी प्रवासन संख्याओं के बारे में होना बंद हो जाती है, क्योंकि पोलैंड सिर्फ कोटा नहीं ठुकरा रहा था, वह एक धारणा को ठुकरा रहा था। यह धारणा कि हर यूरोपीय देश, चाहे उसका इतिहास कुछ भी हो, चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो, उसके मतदाताओं की राय कुछ भी हो, उसे अपनी जनसांख्यिकीय समस्याओं को उन संस्कृतियों के लोगों को आयात करके हल करना होगा जिनसे महाद्वीप 1000 साल से लड़ रहा था। ब्रुसेल्स किसी देश के इसे खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ब्रुसेल्स अदालत गया। 2017 में यूरोपीय आयोग ने 3 देशों, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को यूरोपीय न्यायालय के सामने पेश किया। आरोप, अपनी स्थानांतरण जिम्मेदारियों का सम्मान करने में विफलता। पोलैंड का बचाव एक ऐसे खंड पर टिका था जिसके बारे में अधिकांश यूरोपीय संघ के नागरिकों ने कभी नहीं सुना था। यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि का अनुच्छेद 72। यह एक संकीर्ण प्रावधान है जिसे बारीक अक्षरों में देखना आसान नहीं, पर यह कुछ महत्वपूर्ण कहता है।
यूरोपीय संघ के कानून में कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी सदस्य राज्य की कानून, व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी को रद्द कर सके। वारसो ने मूल रूप से यह तर्क दिया, हम एकजुटता को अस्वीकार नहीं कर रहे। हम इस विचार को अस्वीकार कर रहे हैं कि ब्रुसेल्स 2000 किलोमीटर दूर से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा गणनाओं को रद्द कर सकता है। यूरोपीय न्यायालय ने इसे नहीं माना। अप्रैल 2020 में अदालत ने तीनों देशों के खिलाफ फैसला सुनाया। उसने पाया कि पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहे थे। उसने अनुच्छेद 72 के तर्क को खारिज कर दिया, यह जोर देते हुए कि सुरक्षा दावों को मामले दर मामले साबित करना होगा, न कि एक कंबल ढाल के रूप में इस्तेमाल करना। यह उस तरह का फैसला था जिसे मायने रखना चाहिए था, और वारसो में इससे मूल रूप से कुछ भी नहीं बदला। अदालत अपना फैसला सुना सकती थी, वह इसे संघ की हर आधिकारिक भाषा में छाप सकती थी, लेकिन ऐसा कोई तंत्र नहीं था, वास्तविक या अन्यथा, जिसके द्वारा ब्रुसेल्स एक संप्रभु सरकार को उन लोगों को स्वीकार करने के लिए शारीरिक रूप से मजबूर कर सके जिन्हें उसने लोकतांत्रिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। और इसमें शामिल हर कोई यह जानता था। कोटा अदालत में नहीं हारे थे, वे मैदान पर हार गए थे, एक ऐसी सरकार द्वारा जिसने कुछ ऐसा समझा था जो उसके आलोचक नहीं समझे, कि यूरोपीय संघ अपने सभी संक्षिप्त नामों, आयुक्तों और प्रेस विज्ञप्तियों के बावजूद आखिरकार राष्ट्र राज्यों का एक क्लब ही है, और राष्ट्र राज्य जब वे राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार होते हैं तो वे बस मना कर सकते हैं। पोलैंड ने कीमत चुकाई, उसने मुकदमे झेले, उसने जुर्माना भरा, उसने सुर्खियां झेली, और उसने अपनी सीमा नीति को बिल्कुल वैसे ही रखा जहां वह थी। लेकिन उस नीति की असली परीक्षा अभी आनी बाकी थी, और वह भूमध्य सागर से नहीं आ रही थी, वह पूरब से आ रही थी। 2021 की गर्मियों में पोलैंड की पूर्वी सीमा पर कुछ नया होने लगा। जंगलों से परिवार दिखने लगे, बेलारूस से नहीं, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया से, उनमें से हजारों। वे मिन्स्क में नियमित वाणिज्यिक उड़ानों से पहुंचे, उनमें से कुछ के पास बेलारूसी सरकार द्वारा जारी नए पर्यटक वीजा थे, और फिर उन्हें काफी खुले तौर पर सीधे पोलैंड सीमा तक बस से ले जाया गया और पार करने को कहा गया। यह कोई मानवीय प्रवाह नहीं था, यह एक हथियार था। 2020 के बेलारूसी विरोध प्रदर्शनों पर अपनी क्रूर कार्रवाई के बाद यूरोपीय प्रतिबंधों से घिरे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शासन को एक नया साधन मिल गया था। वह यूरोपीय संघ पहुंचने को बेताब लोगों को लेता, उनसे यात्रा के लिए शुल्क लेता और उन्हें नाटो के पूर्वी किनारे पर सबसे कमजोर जगह की ओर धकेल देता। मॉस्को के चुपचाप समर्थन से वह यह परख रहा था कि क्या एक भौतिक सीमा को इतनी बड़ी संख्या में फेंके गए इंसानों से तोड़ा जा सकता है। हाइब्रिड युद्ध, टैंक नहीं, इंसान, और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। 2021 में पोलिश सीमा रक्षकों ने बेलारूस से 29,000 से अधिक अवैध प्रवेश प्रयासों को दर्ज किया। अगले साल भी यह संख्या ऊंची रही, जंगलों में शिविर बन गए, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन पहुंचे, कैमरों ने उनका पीछा किया, और पहली फ्रेम रोल होने से पहले ही पटकथा लिख दी गई थी, पोलैंड क्रूर सीमा परिवारों को बर्फ में छोड़ रहा है। पोलिश सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। उसने पत्रकारों और सहायता कर्मियों से कई किलोमीटर गहरी जंगल की एक पट्टी को सील कर दिया। इसने व्यवस्थित रूप से वापस धकेलना शुरू किया, कभी कभी जमाव बिंदु से काफी नीचे के तापमान में भी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2021 से 2024 के बीच सीमा क्षेत्र में कम से कम 87 मौतों का दस्तावेजीकरण किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आरोप लगाए। सीमा रक्षकों द्वारा प्रवासियों के फोन नष्ट करने की खबरें सामने आईं। यह कहानी का वह हिस्सा है जिससे पोलैंड के अधिकांश सहानुभूतिपूर्ण विवरण बचते हैं। यह कहानी का एक वास्तविक हिस्सा है। इसका नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ढोंग करना कि यह नहीं हुआ पूरे तर्क को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाता है। लेकिन आलोचक लगभग हमेशा यही छोड़ देते हैं। पोलैंड की जनता करीब से देख रही थी, उसने भारी बहुमत से सरकार का साथ दिया, मामूली नहीं, भारी बहुमत से। इस पूरी अवधि के दौरान हुए जनमत सर्वेक्षणों में सीमाबंदी के लिए पोलिश समर्थन लगभग 3/4 रहा। उन्होंने मानवीय संकट नहीं देखा, उन्होंने एक राज्य संचालित अभियान देखा जिसे उनके देश को तोड़ने के लिए बनाया गया था, और उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि पहले इसे तोड़े,
तो आप क्या करते हैं जब एक शत्रुतापूर्ण शासन इंसानों को गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो? आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे परवाह नहीं कि कौन धकेल रहा है, क्योंकि वारसो ने जो अगला कदम उठाया वही था जिसने वास्तव में नक्शा बदल दिया। 2022 की शुरुआत में निर्माण दल ने पोलिश बेलारूसी सीमा पर जमीन में स्टील गाड़ना शुरू किया। उसी साल जून के अंत तक पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा के सबसे कमजोर हिस्सों पर 136 किलोमीटर लंबी 5.5 मीटर ऊंची स्टील की बाधा पूरी कर ली थी। कुल लागत लगभग 1.6 बिलियन ज़लॉटी यानी लगभग $400 मिलियन। ऊपर कांटेदार तार, नीचे मजबूत नींव, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर आया। 2022 के अंत और 2023 की गर्मियों के बीच पोलैंड ने अतिरिक्त 206 किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक बाधा स्थापित की। 3000 कैमरे, नाइट विजन, थर्मल इमेजर, मोशन सेंसर, एक फाइबर ऑप्टिक ट्रिपवायर जो स्टील के नीचे सुरंग खोदने या उसे काटने की कोशिश करने वाले को पहचान सके। केवल डिजिटल प्रत की लागत लगभग 72 मिलियन यूरो। परिणाम तेजी से सामने आए और वे उन संख्याओं में दिखे जो झूठ नहीं बोलती। 2025 में बेलारूस से लगभग 30,000 प्रयासों के बावजूद सफल क्रॉसिंग 2022 के उच्चतम स्तर से लगभग 46% कम हो गई थी। दीवार ठीक वही कर रही थी जिसके लिए उसे बनाया गया था, और फिर जनवरी 2026 में मौजूदा सरकार ने इसे और आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, हाँ वही केंद्रवादी यूरोपीय समर्थक टस्क, ने औपचारिक रूप से ईस्ट शील्ड लॉन्च किया। बेलारूस और रूसी एन्क्लेव कैलिनिनग्राद दोनों के साथ पोलैंड की पूरी 700 किलोमीटर सीमा को मजबूत करने के लिए 10 अरब ज़लॉटी का कार्यक्रम। नया स्टील, टैंक रोधी बाधाएं, ड्रोन रोधी रडार, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, विशिष्ट क्षेत्रों में एंटी पर्सनल माइंस। लक्ष्य पूरा होने का समय गर्मी 2026। यह ऐसे देश का बुनियादी ढांचा नहीं जो अपना मन बदलने वाला है। यह ऐसे देश का बुनियादी ढांचा है जिसने तय किया है कि उसकी पूर्वी सीमा एक सभ्यताओं को बांटने वाली रेखा है, और वह इसे एक चुनाव चक्र के लिए नहीं, एक सरकार के लिए नहीं, बल्कि दशकों तक बनाए रखने का इरादा रखता है। जो हमें कहानी के उस हिस्से पर ले आता है जिसने ब्रुसेल्स को सबसे ज्यादा चौंकाया। जब डोनाल्ड टस्क के नागरिक गठबंधन ने 2023 के अंत में लॉ एंड जस्टिस को सत्ता से बाहर कर दिया, तो यूरोपीय अधिकारियों ने राहत की एक शांत सांस ली। टस्क उनके अपने में से एक था। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष, ब्रुसेल्स में धारा प्रवाह, उर्सुला वॉन डेर लेयन के सहयोगी। निश्चित रूप से ऐसा सोचा गया था, यह वह क्षण होगा जब पोलैंड का कठोर रुख नरम होगा। दीवारें रहेंगी अभी के लिए, लेकिन राजनीतिक तापमान गिरेगा। पोलैंड प्रवासन पर यूरोपीय मुख्यधारा में फिर से शामिल होगा। ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय टस्क ने कुछ ऐसा किया जिसकी ब्रुसेल्स में लगभग किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह और कड़ा हो गया। फरवरी 2025 में वॉन डेर लेयन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर टस्क ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, अपने ही राजनीतिक सहयोगी मी से कहा कि पोलैंड स्थानांतरण तंत्र से संबंधित कोई भी बोझ स्वीकार नहीं करेगा। पूर्ण विराम। उन्होंने कुछ दिनों बाद दोहराया, और फिर एक सप्ताह बाद भी। उन्होंने कहा कि पोलैंड यूरोपीय संघ प्रवासन समझौते के किसी भी प्रावधान को लागू करने से मना करेगा जिसके तहत वारसो को स्थानांतरित प्रवासियों को स्वीकार करना आवश्यक था। न 2026 में, न कभी भी। उन्होंने केवल लॉ एंड जस्टिस की नीति को बनाए नहीं रखा, उन्होंने इसे अपना लिया। और फिर जून 2025 में पोलिश मतदाताओं ने दूसरा करारा झटका दिया। कड़े मुकाबले वाले रन ऑफ में उन्होंने करोल नवरोकी, लॉ एंड जस्टिस समर्थित उम्मीदवार, को देश का नया राष्ट्रपति चुना। नवरोकी ने उस अगस्त में पदभार संभाला। मतदाताओं से उनका मूल वादा एक ही था, पोलिश लोग पहले। अपने ही देश में, अपने ही अस्पतालों में, अपने ही स्कूलों में। राष्ट्रपति का वीटो, जो अब उनके पास है, यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी गठबंधन सुधार के बहाने चुपचाप प्रवासन नीति को वापस नहीं ले पाएगा। 2025 में जो तस्वीर उभरी उस पर विचार करें। एक केंद्रवादी यूरोपीय संघ समर्थक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रवादी यूरोपीय संघ संदिग्ध राष्ट्रपति, दो आदमी जो लगभग किसी बात पर सहमत नहीं, स्वास्थ्य सेवा, न्यायाधीश, गर्भपात, चर्च। फिर भी इस एक मुद्दे पर वे एक साथ खड़े थे। एक वास्तविक राष्ट्रीय सहमति ऐसी ही दिखती है, और आप ब्रुसेल्स के निर्देश से राष्ट्रीय सहमति को रद्द नहीं करते, आप उसके अनुसार ढलते हैं।
आखिरकार ब्रुसेल्स ने ऐसा ही किया। यहां एक त्वरित विराम। यदि आप यूरोपीय संघ की सीमा नीति के बारे में इस वीडियो में इतनी गहराई तक हमारे साथ हैं, तो आप एक विशिष्ट कारण से देख रहे हैं। आप वह चाहते हैं जो प्रेस विज्ञप्तियां छोड़ देती हैं। इसी पर यह चैनल बना है। फॉलो ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आधिकारिक कथा के लिए इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है जिसे समझाना है, और यह सब डेटा में मौजूद है जिसे कोई भी ब्राउजर वाला व्यक्ति देख सकता है। लेकिन उस क्षण तक पहुंचने से पहले आइए देखें कि पोलैंड ने वास्तव में क्या सबूत पेश किए, क्योंकि यहीं पर तर्क या तो बहुत मजबूत हो जाता है या बहुत कमजोर, और ईमानदार जवाब है आप तय करें। लेकिन संख्याएं खुद देखें, वे सार्वजनिक हैं, वे छुपी नहीं हैं। यूरोस्टेट से शुरुआत करें, यूरोपीय संघ का अपना सांख्यिकी कार्यालय। हर साल यह प्रत्येक सदस्य राज्य के निवासियों का सर्वेक्षण करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अपने पड़ोस में अपराध, हिंसा या तोड़फोड़ का अनुभव किया है। 2023 के सबसे हालिया आंकड़े, जो 2025 की शुरुआत में प्रकाशित हुए थे, यूरोपीय संघ व्यापी औसत को 10% पर रखते हैं। जर्मनी 10.7 पर है, फ्रांस 14.7 पर है, नीदरलैंड 1607 पर, ग्रीस एक गंभीर 20.9 पर, पोलैंड 2.8%, हर पश्चिमी यूरोपीय देश से कम, यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 4 गुना कम। केवल क्रोएशिया और लिथुआनिया ही सुरक्षित थे। अगला, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा सालाना प्रकाशित ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इस्लामी संबंधित आतंकवाद के प्रभाव के लिए पोलैंड का स्कोर प्रभावी रूप से 0। कोई सफल हमला नहीं, कोई बड़ी जनहानि नहीं, कोई सीलबंद ट्रेन स्टेशन नहीं, व्यस्त चौराहों पर कोई स्मारक पट्टिका नहीं। हत्या दर भी यही कहानी बताती है। प्रतिवर्ष प्रति 100,000 लोगों पर लगभग एक हत्या, ग्रह पर सबसे कम दरों में से एक। और फिर एक ऐसा आंकड़ा है जिसे अधिकांश मीडिया वास्तव में छूना नहीं चाहते, क्योंकि यह व्यक्तिगत हो जाता है। यूरोस्टेट का रिपोर्ट किए गए यौन हिंसा पर तुलनीय डेटा। पोलैंड प्रति 100,000 निवासियों पर लगभग 8.6 घटनाएं, स्वीडन 200 से अधिक। यह कोई टंकण त्रुटि नहीं है, स्वीडन की दर 23 गुना से भी अधिक है। एक उचित चेतावनी, और हम इसे इंगित करेंगे क्योंकि ईमानदार विश्लेषण इसकी मांग करता है। विभिन्न देश अपराधों की अलग तरह से रिपोर्ट करते हैं, अपराधों को अलग तरह से परिभाषित करते हैं और अपने सहमति कानूनों को अलग अलग समय पर अपडेट करते हैं। स्वीडन के सांख्यिकीय अंतर का एक हिस्सा रिपोर्टिंग विसंगति है। एक हिस्सा पूर्ण अंतर अभी भी बहुत बड़ा है, और यह कहीं से भी अचानक प्रकट नहीं हुआ। इन सब का कुल मिलाकर मतलब सीधा है। पोलैंड के शहर उनमें वास्तव में रहने वाले लोगों को वैसे ही लगते हैं जैसे वे बड़े हुए शहरों जैसे थे। आधी रात को वार्सो, शनिवार को क्राको, गर्मियों में ग्डांस्क। कोई नो गो जोन नहीं, कोई समानांतर कानूनी व्यवस्था नहीं। कुछ खास मोहल्लों में रात 10 बजे के बाद महिलाएं अकेले चल सकती हैं या नहीं, इस पर कोई बहस नहीं। यह वही है जो इस नीति ने हासिल किया। चाहे आप इस नीति को पसंद करें या नहीं, परिणाम डेटा में मौजूद है। और यहीं पर पोलैंड के खिलाफ ज्यादातर लोगों का तर्क टूट जाता है, क्योंकि अगर यह वास्तव में पूर्वाग्रह के बारे में होता, अंधराष्ट्र विद्वेष के बारे में, विदेशियों के कुछ सहज भय के बारे में, तो पिछले 3 वर्षों में पोलैंड का व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, तो पोलैंड ने सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं खोली, उसने उन्हें पूरी तरह खोल दिया। कुछ ही हफ्तों में 20 लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी अंदर आ चुके थे। उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उनमें से अधिकांश पोलिश नहीं बोलते थे। वे सभी मूल रूप से खाली हाथ पहुंचे थे। पोलैंड ने उन्हें आत्मसात कर लिया, शिविरों में नहीं, बाढ़ के पीछे नियंत्रण क्षेत्रों में नहीं, अपार्टमेंट में, खाली कमरों में, उन स्कूलों में जिन्होंने रातों रात यूक्रेनी भाषी कक्षाएं जोड़ी, उन कार्यस्थलों में जिन्होंने उन्हें रिकॉर्ड समय में श्रम बाजार में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के लिए डेलॉयट द्वारा जून 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि यूक्रेनी शरणार्थियों ने 2024 में पोलैंड के सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% का योगदान दिया। यह कोई बोझ नहीं, एक योगदान। ओईसीडी ने 2025 में भी पाया कि पोलैंड में 78% कामकाजी उम्र के यूक्रेनी कार्यरत थे। किसी भी ट्रैक की गई विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक एकीकरण दर, जर्मनी से अधिक, यूके से अधिक।
नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड दोनों से अधिक। पोलिश व्यवसाय इस बोझ तले नहीं ढहे, वे इसकी वजह से बढ़े। पोलिश मजदूरी नहीं गिरी, वे बरकरार रहे। लगभग 10 लाख यूक्रेनी 2026 में अभी भी पोलैंड में रहते हैं। वे पोलिश कर आधार में उतना अधिक भुगतान करते हैं जितना वे उससे निकालते नहीं। अब 2 डेटा बिंदुओं की तुलना करें। पोलैंड ने 2022 से स्वीकार किए गए यूक्रेनी शरणार्थी 20 लाख से अधिक। यूरोपीय संघ कोटा योजना के तहत पोलैंड द्वारा स्वीकार किए गए मुस्लिम शरणार्थी 0। अगर यह जेनोफोबिया होता तो वह पहली संख्या भी 0 होती। ऐसा नहीं है और यह अंतर जानबूझकर है। पोलिश स्थिति, जिसे 1 दशक से अधिक समय से भाषणों, सरकारी कागजात और सार्वजनिक सर्वेक्षणों में स्पष्ट किया गया है, यह है कि एकीकरण तब काम करता है जब सांस्कृतिक दूरी कम होती है, और जब सांस्कृतिक दूरी अधिक होती है तो यह स्पष्ट रूप से विफल हो जाता है। यूक्रेनी स्लाविक हैं, कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स, साझा इतिहास की हर दिशा में पोलैंड के साथ उलझे हुए। वे आए और वे फिट हुए। वारसो की गणना में यह कभी सच नहीं होने वाला था कि बड़े पैमाने पर प्रवासन उन समाजों से हो जिनकी न कोई साझा भाषा है, न कोई साझा धर्म और न कोई साझा कानूनी परंपरा। यह गणना नैतिक है या नहीं, यह किसी और दिन के लिए तर्क है। क्या यह काम कर रहा है? यह नहीं। और एक और बात जो हर बार दब जाती है उन टिप्पणीकारों द्वारा जो इसे पोलैंड बनाम इस्लाम को एक धर्म के रूप में प्रस्तुत करने पर तुले हैं। ऐसा नहीं है। पोलैंड में 600 साल से भी अधिक समय से मुस्लिम समुदाय रहा है। लिप्का तातार, तुर्को मंगोल मूल के सुन्नी मुस्लिम जो 14वीं शताब्दी में पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल में बस गए थे, उन्हें सैन्य सेवा के लिए कुलीनता प्रदान की गई थी। उन्होंने 1410 में ग्रूनवाल्ड में पोलिश झंडों के नीचे लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1633 में वियना में पोलिश झंडों के नीचे लड़ाई लड़ी। ध्यान देने योग्य बात है, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। उन्होंने अपनी मूल भाषा खो दी। उन्होंने पोलिश भाषा अपनाई। उन्होंने अपना धर्म बरकरार रखा और आधुनिक पोलैंड में लगभग 2000 लोगों की संख्या में उन्हें पोलिश संस्कृति में हमारे मुसलमान के रूप में सम्मान दिया जाता है। पोलिश लोग जो अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। कोई समानांतर अदालतें नहीं, अलग कानूनी व्यवस्था की कोई मांग नहीं। वफादारी, सेवा और पोलिश शर्तों पर एकीकरण द्वारा अर्जित सह अस्तित्व की 6 सदियां। बात यह नहीं कि पोलैंड को मुसलमानों से समस्या है। बात यह है कि पोलैंड को उन समाजों से बड़े पैमाने पर प्रवासन से समस्या है जो टाटारों की तरह एकीकृत होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। और पोलिश राज्य, सही हो या गलत, यह ढोंग नहीं करेगा कि ब्रुसेल्स को अधिक सहज बनाने के लिए वह अंतर मौजूद नहीं है जो हमें अंततः उस पर लाता है जो ब्रुसेल्स ने किया। नवंबर 2025 में 1 दशक की धमकियों, मुकदमों, सार्वजनिक बदनामी और आयोग द्वारा उपायों के बारे में आधिकारिक चेतावनियों के बाद यूरोपीय आयोग ने एक औपचारिक प्रस्ताव जारी किया। पोलैंड को नए यूरोपीय संघ प्रवासन समझौते के तहत प्रवासी स्थानांतरण तंत्र से छूट दी जा रही थी। पूर्ण छूट, कोई कोटा नहीं, 20,000 यूरो प्रति शरणार्थी का कोई बायआउट नहीं, जो कि ब्रुसेल्स द्वारा विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि विरोध करने वाले बिना परिणाम के मना न कर सकें। पोलैंड कुछ भी भुगतान नहीं करेगा, किसी को स्वीकार नहीं करेगा और किसी दंड का सामना नहीं करेगा। आयोग ने 2 कारण बताए: यूक्रेनी शरणार्थी का भार जो पोलैंड पहले से वहन कर रहा था और बेलारूसी सीमा पर जारी हाइब्रिड प्रवासन संकट। इनमें से कोई भी स्थिति जल्द ही दूर नहीं होने वाली है। यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा दिसंबर 2025 में इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य और एस्टोनिया सभी को एकजुटता पूल में अपने योगदान को पूर्ण या आंशिक रूप से ऑफसेट करने का विकल्प दिया गया। टस्क ने इसे सार्वजनिक रूप से सीधे पोलिश भाषा में सोशल मीडिया पर मनाया। अनुवादित: मैंने कहा था कि पोलैंड में कोई प्रवासी स्थानांतरण नहीं होगा, और होगा भी नहीं, हो गया। सोचिए इसका क्या मतलब है। यूरोपीय संघ ने 10 साल तक पोलैंड को बताया कि उसकी स्थिति अवैध, अस्थिर, अक्षम्य और नैतिक रूप से दिवालिया थी। उसने वारसो को अदालत में घसीटा, उसने वह मुकदमा जीता, उसने फैसले, प्रेस बयान जारी किए और परिणामों की धमकी दी, और फिर अंत में उसने सिर्फ पीछे कदम नहीं खींचे, उसने पोलैंड की स्थिति को अपनी नीति में लिख दिया। इसने अनिवार्य रूप से पोलिश इनकार को किसी भी ऐसे राज्य के लिए डिफॉल्ट बना दिया जो प्रवासी दबाव का यथोचित दावा कर सके। यह कोई समझौता नहीं है,
यह एक उलटफेर है, रियायत का सबसे शांत रूप, ऐसा जो बिना किसी के रिकॉर्ड पर यह स्वीकार किए होता है कि वे कभी गलत थे, लेकिन यह हुआ। प्रेस विज्ञप्तियां मौजूद हैं, सार्वजनिक फाइलिंग मौजूद हैं। यदि आप देखना चाहें तो वे यूरोपीय संघ की अपनी वेबसाइट पर हैं। पोलैंड जीता तो यह यूरोप को कहां छोड़ता है? एक असहज सवाल के साथ जिसका कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल जोर से जवाब नहीं देना चाहता। अगर पोलैंड गलत था, अगर बड़े पैमाने पर प्रवासन को अस्वीकार करना वास्तव में वह क्रूर, मूर्खतापूर्ण, दूरदर्शिता रहित नीति थी जिसे ब्रुसेल्स एक दशक से कह रहा था, तो पोलैंड ऐसा क्यों दिखता है जैसा वह दिखता है? उसके अपराध दरें इतनी कम क्यों हैं? उसकी सड़कें इतनी शांत क्यों हैं? यूरोपीय संघ अब वारसो के लिए वही छूट क्यों दे रहा है जिस पर वह 10 साल से अड्डा था कि यह असंभव है? और अगर पोलैंड सही था, तो कई पश्चिमी यूरोपीय राजधानियों को अपने मतदाताओं के साथ कुछ बहुत मुश्किल बातचीत करनी होगी, उन विकल्पों के बारे में जो उन्होंने 2015 में चुने, और वे विकल्प जिनका वे 2026 में भी बचाव कर रहे हैं। यही वह कहानी है जिसे प्रमुख न्यूज रूम अभी तक सीधी भाषा में बताने को तैयार नहीं है। यही इस चैनल के अस्तित्व का एक कारण है। तो हमें बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्या पोलैंड वह अपवाद था जिसे बाकी सभी को सुनना चाहिए था, या बाकी यूरोप वारसो मॉडल से अपनी दूरी बनाए रखने में सही है? अपनी ईमानदार राय टिप्पणियों में दें, हम उन्हें पढ़ते हैं। और यदि आप और अधिक चाहते हैं, वह सामग्री जो अधिकांश आउटलेट अनदेखा करते हैं, सार्वजनिक डेटा पर आधारित, तो फॉल ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें। अगला पहले से ही तैयार है।